हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीसीसी नॉलेज हब। आज की जो वीडियो से बात करने वाले हैं पादपों में परिवहन, मतलब पादपों में जो प्लांट्स होते हैं इसमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि जो प्लांट्स होते हैं उनके एक एक पार्ट में वाटर का, मिनरल्स का, फूड वगैरह का, जो कि फोटोसिंथेसिस से फूड बनता है, ग्लूकोज, ये सब जो चीज़ें हैं उनके एक पार्ट में दूसरे पार्ट में कैसे जाती है, इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। पादपों में परिवहन, ये यहाँ से स्टार्ट है। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पादप किस तरह CO2 सल्फर सरल यौगिक लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा भंडारण क्लोरोफिल युक्त अंगों के विशेष रूप से पत्तियों में करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो फूड बनता है उस फूड को, वो फूड कहाँ संचित होता है, कहाँ स्टोर होता है, वो फूड स्टोर होता है प्लांट्स के लीफ में। ठीक। पादप शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री अलग से प्राप्त की जाती है। मतलब कि जो प्लांट्स होते हैं वे बॉडी के निर्माण के लिए, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं, अलग से कच्ची सामग्री को, रॉ मटेरियल्स को लेते हैं। पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा दूसरे खनिज लवणों के लिए मृदा निकटतम तथा पश्चिमतम स्रोत है। तो पौधे क्या करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, खनिज लवण है, ये सब कहाँ से लेते हैं, मिट्टी से लेते हैं। इसलिए पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा जो मृदा के संपर्क में रहते हैं। तो पौधे की जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वो मिट्टी के संपर्क में रहती हैं और मिट्टी से ये लोग वाटर लेते हैं, मिनरल्स वगैरह को लेते हैं। तो इस जड़ के जरिए से वो मिनरल्स वगैरह को लेते हैं। यदि मृदा के संपर्क वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी बहुत कम है तो ऊर्जा व कच्ची सामग्री पादप शरीर के सभी अंगों में आसानी से विकसित हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर रूट्स के बीच में और लीव्स के बीच में दूरियां कम होती हैं तो वो ट्रांसपोर्टेशन जो है वाटर मिनरल्स का आराम से हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह में। यदि पादप शरीर की अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण दूरियां बढ़ जाती हैं तो पत्तियां में कच्ची सामग्री तथा जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए विसरा प्रक्रम पर्याप्त नहीं होगा। जैसे कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं, ट्रीज जो होती हैं, कुछ ट्रीज कैसे होते हैं, बहुत उनकी हाइट ज़्यादा होती है ना, तो ऐसे जो बड़े बड़े हाइट वाले, ज़्यादा हाइट वाले ट्रीज होते हैं उसमें एक जगह से दूसरी जगह पे वाटर मिनरल्स को पहुंचाना मुश्किल जाता है। तो इस टाइम पर विसर जो परिक्रम है वो पर्याप्त नहीं होता है, मतलब काफ़ी नहीं होता। तो दूसरा परिक्रम, दूसरी प्रणाली, दूसरा परिक्रम, दूसरा सिस्टम, दूसरा तकनीक अपनाना पड़ता है। डिफ्यूज़न, विसरण मतलब डिफ्यूज़न मतलब कि जैसे कि अधिक सांद्रता वाले जगह से, समझ लीजिए अधिक सांद्रता वाला कोई चीज़ है वो कम सांद्रता की ओर जाता है, जिसको हम विसरण करते हैं। जैसे कि मिट्टी है तो मिट्टी में पानी ज़्यादा होगा जड़ के मुकाबले ना, मिट्टी में पानी जड़ के मुकाबले ज़्यादा होगा, तो इसलिए मिट्टी से पानी जड़ में जाता है। ठीक है। तो यही जो तकनीक जो है ये बहुत जो बड़े लंबे लंबे ट्रीज जो होते हैं उनके लिए नहीं होती है, जो छोटे होते हैं उनके लिए होती है। ये यहाँ पे कही गई है कि जो छोटे प्लांट्स उसमें विसर से वो प्लांट से में पानी मिलने से एक जगह दूसरी जगह चला जाएगा, लेकिन जो बड़े होंगे उनकी ऊंचाई ज़्यादा होगी उसमें नहीं जा पाएगा। विभिन्न शरीर अभिकल्पना के लिए ऊर्जा की आवश्यकता भिन्न होती है। मतलब कि जो शरीर की बनावट होती है, डिज़ाइन होती है, वो अलग अलग होती है, इस तरीके से ऊर्जा की आवश्यकता भी अलग होती है। पादप प्रचलन नहीं करते हैं, मतलब कि प्लांट्स में मोशन नहीं होता है, वो चल नहीं सकते। और पादप शरीर का एक बड़ा अनुपात अनेक ऊतकों में मृत कोशिकाओं का होता है। तो जो प्लांट्स होते हैं उनमें ज़्यादातर कोशिकाएं कैसी होती हैं, मृत होती हैं, मतलब डेड सेल्स होती हैं। इसके परिणामस्वरूप पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होते हुए तथा वे अपेक्षा की धीमे वहन प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, इसमें कोशिकाएं ज़्यादातर डेड होती है जिस वजह से इनको कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उनका जो वहन तंत्र प्रणाली है, मतलब कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो धीमे भी हो सकता है। जिन दूरियों पर परिवहन तंत्र का प्रचार कर रहे हैं लंबे विषय में बहुत अधिक हो सकती हैं। पादप वहन तंत्र पत्तियों से भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थों तथा जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करेगा। मतलब कि जैसे कि जड़ से प्लांट्स को क्या मिलेगा, वाटर मिनरल्स मिलेगा, और जो फोटोसिंथेसिस से फूड बनेगा, ग्लूकोज, वो कहाँ रहेगा, वो लीव्स के अंदर रहेगा ना। तो लीव्स से जो फूड फोटोसिंथेसिस बनेगा वो लीव्स से प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स में जाएगा, दूसरे पार्ट में जाएगा ना, और जो वाटर होगा वो जड़ से प्लांट्स के दूसरे पार्ट में जाएगा। इस तरीके से होता है।
ये दो पथ होते हैं, एक वाटर का मिनरल्स ले जाना, दूसरा फूड वगैरह का जो फूड जिससे बना है उसको ले जाना। तो जो जाइलम होता है वाटर को ले जाने का काम करता है, और जो फ्लोएम होता है वो फूड को ले जाने का काम करता है। इस पैराग्राफ में यही बातें लिखी गई हैं। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं जल का परिवहन। जाइलम ऊतकों में जड़ों, तनों तथा पत्तियों की वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाती हैं। तो जाइलम जो कोई टिश्यूज होते हैं उसमें जड़, जैसे जड़ है, तने हैं, पत्तियां हैं, इस आपस में मिलकर एक वाटर, समझ लीजिए जिससे क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह वाटर आराम से आ जा सकता है। जो पादप सभी भागों में से संबंध होता है, मतलब कि ये सभी भागों तक फैला होता है। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में है तथा वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त कर सकती हैं। यह जड़ और मृदा के संबंध आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा से जल जड़ में प्रवेश कर जाता है। इसका अर्थ है कि जल अनवरत गति से जड़ की जाइलम में आ जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है जो लगातार ऊपर की ढकेलता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जड़ों की कोशिकाएं होती हैं वो मिट्टी से के संपर्क में रहती हैं, और वो मिट्टी से उनके बीच में जो मिट्टी से आयन प्राप्त करती हैं, ठीक है, आयन से लेती हैं। तो ये जड़ तथा मृदा के बीच में आयंस का जो कंसंट्रेशन होता है उसमें अंतर होता है, जिस वजह से जो जल होता है मिट्टी में वो जड़ से प्लांट्स में आ जाता है। तो क्या इनका मतलब यहाँ पर यही है। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कैसे हुआ, डिफ्यूज़न हुआ विसरण के ज़रिए से। जैसे कि वाटर कहा था, रूट सॉइल में ज़्यादा था, रूट में कम था, और जो आयन थी, जो आयन था उसकी जो सांद्रता थी उसमें अंतर था। तो इस वजह से जो जल था वो रूट के ज़रिए से प्लांट्स में प्रवेश कर जाता है। इसका अर्थ है कि जल में अनवरत गति से जड़ में के जाइलम पहुंच जाता है। वाटर क्या है, मिट्टी से जो रूट का जाइलम था उसके अंदर पहुंच गया। जाइलम क्या करेगा, वाटर को ले जाने का काम करेगा और जल के स्तंभ का निर्माण करते हैं जो लगातार ऊपर के होता है। तो ये वाटर कैसे है, वाटर जो कि रूट्स के जाइलम में घुसा, और वो जाइलम क्या करेगा, उसको ऊपर की ओर लेकर जाएगा ताकि इस प्लांट्स के हर एक भाग में वाटर मिनरल्स पहुँच जाए। जो हम आमतौर पर पादपों की ऊंचाई देखते हैं, ये दाब जल को वहां तक पहुंचाने के लिए स्वयं पर्याप्त नहीं है। पादप जाइलम द्वारा अपने सबसे ऊंचाई के बिंदु तक जल पहुंचाने की कोई युक्ति करते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे कि मैंने बताया था कि डिफ्यूज़न के ज़रिए से जो ज़्यादा हाइट वाले प्लांट्स होते हैं उनके एक एक बिंदु तक, ऊपर बिंदु तक वाटर पहुँचाना मुश्किल हो जाता है। तो इस टाइप पर डिफ्यूज़न का जो तकनीक है, सिस्टम है, ये ज़्यादा हाइट वाले प्लांट्स के लिए नहीं होता है। ठीक उस टाइप पर जो जाइलम होता है उसको ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कोई दूसरी युक्ति अपनानी पड़ती है। तो डिफ्यूज़न के ज़रिए से जो छोटे ट्री होते हैं वो तक वाटर पहुंच सकता है, लेकिन जो हाइट, जिनकी ऊंचाई ज़्यादा होती है उन तक नहीं पहुंच पाता। तो उस टाइप पर जाइलम क्या करता है, दूसरा तरीका अपनाता है वाटर को ले जाने के लिए। अभी तक तो उसने डिफ्यूज़न के ज़रिए से किया, विसरण के ज़रिए से किया। सॉइल में वाटर ज़्यादा था, रूट्स के मुकाबले सांद्रता क्या थी, सॉइल में ज़्यादा थी। वाटर जैसे कि मैंने क्या कहा था, डिफ्यूज़र मतलब अधिक चीज़ का, जो ज़्यादा चीज़ होती है वो कम चीज़ की हो जाती है। तो सॉइल में तो वाटर ज़्यादा था ना रूट्स के मुकाबले, तो सॉइल से वाटर रूट्स में गया, रूट्स के जाइलम में गया, फिर सब जगह पहुँच गया। लेकिन जब हाइट ज़्यादा हो जाएगी प्लांट्स की तो उस टाइम पर दूसरी तकनीक अपनानी पड़ेगी जाइलम को। तो यह मानकर कि पादप को पर्याप्त जलापूर्ति है, जिस जल की रंध्र के द्वारा हानि हुई है उसका प्रतिस्थापन पत्तियों में जाइलम वाहिकाओं द्वारा हो जाता है। वास्तव में कोशिका से जल की अणुओं का वाष्पन एक चूषण उत्पन्न करता है जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। कहने का मतलब ये है, आपने सुना होगा कि वेपराइजेशन होता है, वेपर होता है, पानी भाप बन के निकलता है। तो प्लांट्स में से कि वाटर ज़्यादा होता है, ठीक है, जो वाटर में जो ज़्यादा वाटर होता है, एक्सेस वाटर होता है प्लांट में,
एक्स्ट्रा वाटर जो होता है प्लांट में, वो प्लांट्स की जो लीफ होती है उसके ज़रिए से वाष्पोत्सर्जन से वेपर बनकर, भाप बनकर के निकल जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से समझ लीजिए ये प्लांट्स का स्केलेटरी सिस्टम भी है। इसके ज़रिए से जो एक्सेस वाटर होता है बॉडी से निकल जाता है, साथ ही जो टॉक्सिन वगैरह होते हैं वो भी बॉडी से निकल जाते हैं प्लांट के। तो उसके लीफ से जो वाटर निकल जाता है, जब से वाटर का वेपराइजेशन होता है, वाष्पन होता है, तो उससे एक प्लांट में एक चूषर उत्पन्न हो जाता है, मतलब कि एक सक्शन प्रेशर उत्पन्न हो जाता है। एक प्रेशर उत्पन्न हो जाता है जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। इसका मतलब है जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। कहने का मतलब ये है कि पत्तियों से वाटर का वेपराइजेशन हुआ, वापस वाष्पित हुआ, जिससे प्लांट में एक सक्शन प्रेशर बन गया, और वो प्रेशर से क्या हुआ कि जो रूट में जाइलम कोशिकाएं थी वो वाटर को खींच ली। ठीक है, वाटर को उन्होंने खींच लिया, और फिर इसके बाद वाटर फिर क्या है, इसी फोर्स से, इसी सक्शन प्रेशर से बॉडी का पूरे पार्ट में चला गया। तो पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती, ट्रांसपायरेशन कहलाती है। कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि लीफ के जरिए से वायवीय भाग मतलब एरियल पार्ट, ठीक है, एरियल पार्ट मतलब कि लीव्स से वाटर का भाप बनकर, वाष्प बनकर निकलना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अतः वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा उसमें विलीन खनिज लवणों की ऊपरमुखी गति में सहायक होता है। तो ये वाष्पोत्सर्जन से क्या हुआ, एक सक्शन प्रेशर बन गया, चूषर प्रेशर बन गया, चूषर बन गया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जल अवशोषित हो गया जड़ के जाइलम से, और फिर इसके बाद तो उसमें जो खनिज लवण मिले थे, जो उसके खनिज लवण जो जल में मिले हुए थे, वो सब जल के ज़रिए से ऊपर मुखी मतलब ऊपर की तरफ सब जगह पहुंच गया। जैसे यहाँ ब्लू कलर से जो शो किया गया है, ये वाटर के लिए शो किया गया कि जड़ से देखिए वाटर ये ऊपर जा रहा है, तीर ऊपर की तरफ है, मतलब कि ये ऊपर जा रहा है, फिर इस सब पार्ट में चला जाएगा। अब देखिए यह ताप के नियन में भी सहायक होता है, मतलब कि ये टेम्परेचर को रेगुलेट भी करता है। जल वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी होता है। अब ये जो जल का वहन है, मतलब जल का ट्रांसपोर्टेशन जो है, ये रात के समय में मूल दाब काम आता है। इसमें मूल दाब मतलब के समय में विशेष रूप से प्रभावी होती है। ठीक है, डिफ्यूज़न के ज़रिए से, मतलब कि रूट प्रेशर के ज़रिए से जो वाटर जा रहा है प्लांट में, रात के समय में ज़्यादा मतलब कि सही रहता है। ठीक है, और जब दिन में जब रंध्र खुले होते हैं, स्टोमेटा खुला होता है, वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए पूरक बन जाता है। और दिन के समय में क्या होता है, जब रंध्र खुले होते हैं, पट्टी से वाटर का वेपराइजेशन होता है, इस टाइम पर ट्रांसपायरेशन पुल काम करता है। ट्रांसपायरेशन पुल मतलब कि ये जो सक्शन प्रेशर बढ़ रहा है, चूषर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वाटर प्रेशर की वजह से वाटर जाइलम में, रूट के जाइलम में जाकर, और फिर उसी प्रेशर से ऊपर की तरफ सब जगह जाके फैल जा रहा है, जहाँ जिसको जाना चला जा रहा है वो, तो इसी को ट्रांसपायरेशन पुल कहते हैं। तो यही है। अब भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण। अब तक हम पादप के में जल और खनिज लवणों की चर्चा कर चुके हैं। अभी तो हमने वाटर और मिनरल्स के बारे में बात की थी। तो मिनरल्स क्या है, वाटर में घुले होते हैं। तो वाटर और मिनरल्स के बारे में बात किया था हमने कि कैसे वाटर प्लांट्स में पहुंचता है, अपने आपको बताया था डिफ्यूज़न के ज़रिए से, कि और दूसरा हमने बताया था आपको चूषर के ज़रिए से सक्शन प्रेशर बन जाता है जब वाटर लीफ से वाटर वेपराइज होता है। तो अब हम चर्चा करते हैं कि उपापचय क्रियाओं के उत्पाद, विशेष रूप से प्रकाश संश्लेषण जो पत्तियों में होता है तथा पादप के अन्य भागों में कैसे भेजा जाता है। अब प्रकाश संश्लेषण जो फूड बनता है वो कैसे एक एक पार्ट में इसके पहुंचता है। प्रकाश संश्लेषण के विविध उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है। तो देखिए बनता है
उसको हम उसका स्थानांतरण क्या कहता है? जैसे अमीनो अम्ल हो गया, ये अन्य पदार्थ जो हैं ये क्या करते हैं, पौधों के जैसे कि फल वाली जगह, जो पौधों में जहाँ फल बनता है, जहाँ फल होता है, जहाँ बीज होता है, जो वृद्धि वाली जगह होती है वहाँ पर जाता है, क्योंकि उनको ज़रूरत होती है इसकी। भोज्य तथा अपदार्थों का स्थानांतरण संलग्न साथी कोशिका की सहायता से चालनीय नलिका के उपरमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि था, एक तो रूट प्रेशर का काम है, रूट प्रेशर से होता है। दूसरा मैंने ट्रांसपैरेशन पूल बताया था। ट्रांसपैरेशन पूल मतलब जब सक्शन प्रेशर बन जाता है, सक्शन प्रेशर क्यों बनता है, जब वाटर वेपराइज होता है लीफ से, जिससे एक प्रेशर बन जाता है, उस प्रेशर से पानी खींच जाता है, ठीक है। और तो इस तरीके से होता है। लेकिन जो फ्लोएम होता है उसमें थोड़ा फ्लोएम क्या करता है, ऊर्जा का यूज़ करता है, तो उसके विपरीत होता है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण जो होता है वो जो ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। सुक्रोज सरीखे पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा ही स्थानांतरित होते हैं। तो जो सुक्रोज होता है मतलब कि ग्लूकोज, ये क्या करते हैं, इस सब का संवहन कैसे होता है, मतलब ये सब एक जगह से दूसरे कैसे स्थानांतरित होते हैं, एटीपी के जरिए से होते हैं। मतलब कि फ्लोएम क्या करता है, एटीपी का यूज़ करता है, मतलब एनर्जी का यूज़ होता है। एटीपी क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। यह ऊतक का प्रसार बढ़ा देता है, जिससे जल इसे प्रवेश कर जाता है। यह दाब पदार्थों को फ्लोएम से ऊतक तक ले जाता है, जहाँ पर दाब कम होता है। यह फ्लोएम को पादप की आवश्यकता के अनुसार पदार्थों का स्थानांतरण कराता है। मतलब ये है कि जो फ्लोएम के कुछ टिश्यूज़ होते हैं उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, वो प्रसार दाब जो होता है वो बढ़ जाता है, जिससे जल होता है वो जाइलम से फ्लोएम में प्रवेश कर जाता है। अब फ्लोएम पर जाने के बाद जो उसके बाद क्या होता है, जहाँ जहाँ पर जिस जगह पर पादप में, पौधों में जिस जगह पर फूड की ज़रूरत होती है, फ्लोएम वहाँ पर फूड लेकर चला जाता है। उदाहरण के लिए बसंत में जड़ व तने के ऊतकों में भंडारी शर्करा का स्थानांतरण कलिकाओं में होता है, जिससे वृद्धि की ऊर्जा की शक्ति होती है। उदाहरण ने यह दिया कि बसंत के मौसम में जो जड़ में और तने में के ऊतक में जो शर्करा रहता है, ग्लूकोज जो स्थानांतरित उसमें रहता है, स्टोर्ड रहता है, वो कहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कलिकाओं में, बर्ड्स में किया जाता है, क्योंकि उस टाइम पर बर्ड्स को ज़रूरत होती है। तो यही यहाँ पे कहा गया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है फ्लोएम का, जिससे जाइलम से वाटर फ्लोएम आ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि
जहाँ भी ज़रूरत होती है उस प्लांट पादप में आवश्यकता होती है फूड की, फूड में वहाँ पर फूड लेकर जाता है। ठीक है, फूड लेकर जाता है। उसी एग्जाम्पल उन्होंने यही दिया कि बसंत के मौसम में जैसे कि बर्ड्स वगैरह को, कली वगैरह को ज़रूरत होती है फूड की, तो उस टाइम पर जो फूड वगैरह होता है वहाँ पर जाता है, बर्ड्स के पास जाता है, कलिकाओं के पास कही गई है।